जोहार। नव भारत मंथन में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। शिक्षा आदमी की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। शिक्षा किसी भी देश के आधार की संरचना के लिए बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो विकास के नए इबारतें गढ़ती है। शिक्षा के माध्यम से ही दुनिया का कोई भी देश मजबूत होता है, किसी भी दृष्टिकोण से। आज 8 साल जो सरकार के पूरे हुए हैं, उस 8 साल केंद्र सरकार के उस 8 साल के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में जो आमूल-चूल परिवर्तन हुए हैं, आज उस परिवर्तन और उस विकास को देखने के लिए, समझने के लिए, उस पर मंथन करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। हमारे स्टूडियो में इस विषय को लेकर के चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं हमारे दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं क्षितिज भूषण दास जी। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड के अब वाइस चांसलर हैं। क्षितिज भूषण दास जी, आप कई विषयों में निष्णात हैं, कई क्षेत्रों में आपकी महारत है। आप हमारे बीच में आए, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब हमारे बाईं तरफ बैठे हुए हैं डॉक्टर एसपी अग्रवाल जी। आप साई यूनिवर्सिटी जो रांची का है, आप उसके कुलपति हैं। आप पेशे से सिविल इंजीनियर हैं। सिविल इंजीनियर में आपने पढ़ाई की है। अग्रवाल साहब, आपका भी स्टूडियो में स्वागत है। जी जोहार, धन्यवाद। उनके ठीक बगल में बैठे हुए हैं आप डॉक्टर जीतू चरण राम जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पूर्व विधायक रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में कई चीज़ों को जानते हैं, नज़दीक से समझते हैं। आप सरकार की नीतियों के बारे में आपका गहन अध्ययन है, चिंतन है। आप तमाम पैनलिस्टों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। शिक्षा, डॉक्टर साहब, जो शिक्षा है उसमें खास करके जो ये 8 साल में जी जो चेंजेस आए हैं, बदलाव आए हैं, वो कौन कौन से बदलाव जो दिखता है, इसको देखिए बढ़िया ढंग से देखने की, रेखांकित करने की ज़रूरत है। जब हम 2014-15 का जो संख्या देखते थे और आज की संख्या, हर एक क्षेत्र में आप यूनिवर्सिटी को देखिए, स्कूल को देखिए, स्टूडेंट एनरोलमेंट जो जितना एडमिशन लिए हैं उनको देखिए, शिक्षक को देखिए, शिक्षक और जो विद्यार्थी का जो अनुपात होता है उनको भी देखिए। ये सारे में परिवर्तन हुआ है। पिछले दिनों हमारे जो यूनिवर्सिटी थे, देखिए नॉर्थ ईस्ट में शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत अच्छे तरह से हो नहीं पाया था। अभी हाल ही में इस 2015 से 2021 तक 22 नए विश्वविद्यालय बनाए गए वहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट में बनाए गए। अभी हम देख रहे थे, हाँ, बहुत बड़ा नॉर्थ ईस्ट को खास करके एक शिक्षा के क्षेत्र एक कहते हैं कि रिवोल्यूशनरी चेंज वहाँ पर आया है। और दूसरे विषय है कि जिस विषय पर हमको भी, जैसे फोरेंसिक यूनिवर्सिटी बनाया गया, जैसे रेल एंड रोड ट्रांसपोर्ट के यूनिवर्सिटी बनाया गया, और खास करके जो मेडिकल एजुकेशन देखते हैं, नए जो 6 अभी एम्स तैयार किया गया। इस एम्स में जो शिक्षा के क्षेत्र में जो मेडिकल पढ़ाई, उसमें भी बहुत हमारा जो है एडमिशन और जो हेल्थ रिलेटेड जो डिग्रियाँ वहाँ पर, यस, हेल्थ चैलेंज है, वो भी धीरे धीरे अभी इस बीच में। और IIM को देखिए, IITs भी है। ये सारे संख्या के अनुपात से बहुत बड़ा है। 2014-15 और 2020-21 तक देखते हैं तो अभी क्या है, देखिए जितने शिक्षक और विद्यार्थी का अनुपात रहता था स्कूल में, उससे भी कहीं अधिक ज़्यादा रहता था। एक शिक्षक, तो ये एक कॉन्करेंट लिस्ट में है। स्कूल एजुकेशन बेसिकली कॉन्करेंट लिस्ट में होने के कारण ज़्यादा जिम्मेदारी रहता है राज्य सरकार के ऊपर। तो इसके लिए ये इसका डाटा देना
थोड़ा कठिन हो रहा है, फिर भी सरकार के जो प्रयास रहा है, केंद्र सरकार के प्रयास रहा है कि इसको थोड़ा सा सुधारा जाए, कि स्टूडेंट टीचर रेशियो ये जो है इसको थोड़ा सा ठीक किया जाए, ताकि बहुत और एनरोलमेंट देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो स्लोगान हुआ, इसी स्लोगान के माध्यम से आप 18% तक या 20% तक ज़्यादातर जो है हमारे जो नारी शिक्षा को प्रगति मिला है, स्कूल एजुकेशन में मिला है ज़्यादातर। और इसके अलावा शिक्षा में देखिए स्किल एजुकेशन की तरफ, तो स्किल एजुकेशन को ज़्यादातर स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर ज़्यादा ध्यान भी दिया गया इस बीच। सो सारे जो शिक्षा का परिवर्तन और खास करके जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाया गया 2019 से लेके अभी तक ये चल रहा है, और इस साल ये अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है, हम इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं उनको। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक वैप्लविक जो एकदम बहुत बड़े परिवर्तन लाने वाला है। सो ये सारे जो सबके सामने हमको दिखता है कि देखिए, अभी हम बात कर रहे थे कि वर्ल्ड रैंकिंग में हमारा यूनिवर्सिटीज़ दिखाई नहीं देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये विगत पिछले साल हमारे 71 यूनिवर्सिटीज़ अभी हमारे जो वर्ल्ड रैंकिंग में आए, और ख़ास करके 3 विश्वविद्यालय ऐसे थे जो वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग में उनको स्थान मिला। तो ये एक प्रयास भी धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। जो चीज़ हम कमेंट कर रहे थे कि हम वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ जो वर्ल्ड रैंकिंग, टाइम्स रैंकिंग हो, क्यूएस रैंकिंग हो, जहाँ दिखाई नहीं देते थे, आज हम वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगले बार जो NIRF रैंकिंग होता है, हमारा एक्रीडिटेशन होता है, जो क्वालिटी पैरामीटर्स क्वालिटी के तहत जो किया गया, तो उसके आधार पर देखिए, और ख़ास करके बजट में भी कोरोना के साथ भी देखिए, इस बार एजुकेशन का बजट 1 लाख से ज़्यादा, 1,04,000 रुपया है, 1,04,000 करोड़ रुपया बना है अभी। तो ये एक बहुत बड़ा है कि स्कूल एजुकेशन के लिए भी अच्छे बजट जा रहा है, हायर एजुकेशन में भी अच्छा है बजट। तो कोरोना के लिए भी हम सोचते हैं कि जो लाइफ एंड लाइवलीहुड इम्पोर्टेंट है, उसके बाद भी एजुकेशन को भी सरकार ने नेग्लेक्ट नहीं किया है, केंद्र सरकार ने। एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर साहब अग्रवाल साहब जी, कि भारत सरकार ने ये 8 साल के दौरान जो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो काम हुआ है, अभूतपूर्व काम, जी बिल्कुल, अविस्मरणीय काम हुआ, बिल्कुल। तो ऐसा जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो काम हुए हैं, वो कौन कौन से काम हुए? देखिए, अगर आप इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ेंगे तो सबसे पहले तो किसी भी कॉलेज, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए रोड नेटवर्क का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस समय जो हाईवे बनाने की दर है वो पिछले 2014 की तुलना में लगभग 1.6 टाइम्स है, और उसकी जो गुणवत्ता है और नए जो और उसमें जो मार्ग हैं उनको विकसित किया जा रहा है। और जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, इसमें लद्दाख में एक स्पेशली सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है, साथ ही जैसा डॉक्टर साहब ने बताया फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी और रेल एंड ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी, इसके साथ ही नए IITs, IIMs, NITs, NIDS, इन सब की स्थापना हुई है, जिससे कि तो सब बीच में थोड़ा सा हम आपको रोकेंगे। मेरा मतलब है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो जैसे क्लास, जी शिक्षक, और मैं समझ, एजुकेशन, ओके, रिसर्च, मैं समझ गया आप उसके, मैं बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। इसमें सबसे बड़ी जो बात है, जो नए पुस्तकालय, रीडिंग रूम, नए लेक्चर हॉल्स, और इसके साथ ही जो डॉक्टर साहब बता चुके हैं पहले, स्टूडेंट टीचर रेशो, कैडर रेशो, जिसमें 1 प्रोफेसर इज टू रीडर इज टू असिस्टेंट प्रोफेसर, जो ये रेशो है, इस रेशो को मेंटेन किया गया। साथ ही जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत अब इस समय पर जो सैनिटरी वेंडिंग पैड मशीन जो है वो भी अब विद्यालयों में मिलने लगी है, जिससे कि जो उसके कारण भी काफी नारी जो सुरक्षा, नारी जो शिक्षा है वो सुलभ हुई है। और साथ ही चूंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है, यूपी जैसे इलाकों में कई बार आप देखेंगे कई खबरें आती थी कि बच्चियां रास्ते में जा रही हैं, इव टीजिंग हो रही हैं। डॉक्टर साहब, ये एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दें। उस वजह से बच्चियों ने पढ़ना छोड़ दिया था।
अब चूंकि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, एक सुरक्षा का माहौल बना हुआ है, तो जो बच्चियां घर बैठ गई थी वो भी पुनः उन्होंने नामांकन उसमें कराया है। साथ ही जो अब एक क्रेडिट सिस्टम शुरू हुआ है जिसको हम क्रेडिट बैंक सिस्टम कहते हैं, कि आज अगर हमने कोई अपनी पढ़ाई शुरू की है, चाहे वो एक छात्र है चाहे छात्रा है, शादी हो गई, उसका पढ़ाई रुक गई, तो वो अगर 3 साल बाद उसको शुरू करती है तो वो वहीं से उसका जो पीछे का क्रेडिट है, सपोज वो फिजिक्स पढ़ चुकी है पार्ट 1 पार्ट 2, तो वो सीधे फिर पार्ट 3 में जाएगी, 2 उसका डिजिटल जो क्रेडिट है वो बना रहेगा, तो जो शिक्षा की अनवरतता है वो बनी रहेगी। एक नया मतलब एक नया प्रयोग है। साथ ही एक वो जो मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट, यानी कि जैसे अगर हम बात करते हैं 4 साल का बीटेक, जैसे आपने इंजीनियरिंग कोर्सेज की बात की, जी बिल्कुल जी। तो उसमें अब एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया गया कि अगर आपने 2 साल में छोड़ दिया या 1 साल में छोड़ा तो आप ITI ले सकते हैं, 2 साल 3 साल में छोड़ने पे आप डिप्लोमा ले सकते हैं, 4 साल में छोड़ने पे आपको पूरी फुल फ्लैश डिग्री मिल जाएगी। यानी कि अगर आपने अपनी पारिवारिक किसी वजह से या फिनेंस आपके पास नहीं था, आपने पढ़ाई छोड़ी, तो आपको बीच में जो आपके डिग्री डिप्लोमा है वो आपके वेस्ट नहीं गए हैं। और ये एक उत्साहवर्धक नतीजा है कि जो छात्र ने 4 साल का कोर्स है वो 2 साल में बच्चा आपका एम्प्लॉयबल हो गया है। इसके अलावा जो अगर हम बात करें, अगर आप मुझे 1 मिनट और देंगे तो मैं अपनी बात जी बिल्कुल रखना चाहूँगा। जो नई शिक्षा नीति, ये हमारे प्राचीन भारतीय परंपरा गुरुकुल सिस्टम और जो विदेशों में जो इस समय इनोवेटिव जो छात्रों को हम क्रिएटिविटी की ओर लेके जा रहे हैं, इन दोनों का एक मिश्रण है, फ्यूजन, बिल्कुल फ्यूजन है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि पहले गुरु द्रोण एक ही गुरु थे, उन्होंने अर्जुन को तीरंदाजी में निपुण किया और भीम को गदा में निपुण किया, यानी कि गुरु एक है और उन्हें मल्टीपल स्किल्स, नकुल सहदेव को पशु पक्षियों की आवाज़ के लिए डेवलप किया। तो इस तरीके से गुरु एक ही रहा, उसने सब में अलग अलग, जैसा छात्र वैसा उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट, उस तरह से उसको डेवलप किया। वो हमारा एंशिएंट गुरुकुल सिस्टम। और साथ में अब जो वर्तमान में ज़रूरत है, जैसे कि अब नाक की अगर हम बात करते हैं, तो अब उसमें जो टीम जाती है, अब वो ये नहीं पूछती कि आप क्लासरूम में टीचिंग कर रहे हैं तो आप कोर्स पूरा कर रहे हैं कि ये हम डॉक्टर साहब उस विषय पर भी जी ठीक है, मैं आने वाले हैं। ओके मतलब जीतू जी, जो सरकार की जो 8 साल की जो नई शिक्षा आई है, उसका जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च है, फिर विद्यावेश पहले होता था कि भाई जैसे तैसे लोग कर लेते थे, बट इधर के दिनों में चेक बैलेंस आया है, प्रशासनिक स्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत हुआ है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई लगभग लगता है कि 34 साल बाद जी, और ये एजुकेशन पॉलिसी टोटली भारत सेंटेड पॉलिसी है, जिसमें भारतीयता का भाव को हर स्ट्रीम में कुट कुट करके भर दिया है। चाहे आप प्राइमरी एजुकेशन लें, हाई मिडिल क्लास लें, सेकेंडरी लें, चाहे हायर एजुकेशन लें, चाहे मेडिकल की लें, चाहे इंजीनियरिंग का लें, चाहे जिस किसी भी तरह की लेवल की एजुकेशन हो, इसमें एक एक चीज़ को क्वालिटी बेस्ट एजुकेशन बनाने का प्रयास किए। अगर हम पूरे टाइम में हम एग्जांपल लेते हैं मेडिकल एजुकेशन की, तो मेडिकल एजुकेशन में रिसर्च पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है, और जब तक रिसर्च वर्क नहीं होगा तो हमारा इंडिया आगे नहीं बढ़ सकेगा। उसका जीता जाता एग्जाम्पल अभी कोरोना वायरस के समय कोविड-19 में जो हम लोगों ने वैक्सीन को डेवलप करने में इंडियन साइंटिस्ट ने ही काम किया, तो इस तरह से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिया और उनको प्रमोशन भी किया, क्वालिटी एजुकेशन के साथ इनोवेटिव हमने नई चीज़ को किया, और ये पूरे भारत को विश्व स्तर में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देने का हम लोगों ने प्रयास किया। और ये 8 साल में मोदी जी न सिर्फ एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन में, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ईस्टर्न स्टेट में जहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड हायर एजुकेशन के लिए क्राइसिस बना हुआ था, वो डार्क क्षेत्र माना जाता, डार्क क्षेत्र बना था, वहीं पर एक देखें कि जहाँ पर एक मेडिकल सेक्टर में भी क्राइसिस थी, आज कैंसर जैसे ऐसे डिजीज के लिए कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट उन्होंने बना करके साथ साथ मेडिकल कॉलेज को भी उन्होंने प्रमोट किया है।
इसी तरह से पूरे ऑल ओवर इंडिया में, हमारे रांची में भी कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट को उन्होंने स्थापित करने के प्रयास किए, सो दैट कि यहाँ रिसर्च वर्क ज़्यादा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उसके स्किल्ड प्रोफेसर दे रहे हैं। और प्रोफेसर को प्रमोशन के लिए हम उनकी 65 ईयर्स रिटायरमेंट एज था, उसको हम लोग 67 ईयर्स भी किया है। तो रिसर्च एंड इनोवेशन, रिसर्च। डॉक्टर साहब, रिसर्च और इनोवेशन हमारे देश में खास करके जो राज्य यूनिवर्सिटी होती थी, तो उसमें देखा ऐसा जाता था कि रिसर्च करने वाले जो बच्चे होते थे वो अपने गाइड को कैसे मिला करके किस प्रकार से, और उनका जो एक रिसर्च का स्तर होता था वो बहुत प्रभावशाली नहीं होता था, और इसके कारण जो हमारी रैंकिंग थी, रिसर्च की रैंकिंग, वो कहीं न कहीं प्रभावित होती थी, वो कमज़ोर होता था। अभी जो वर्तमान दौर की जो शिक्षा है, प्रशासनिक हार्डनेस उसको कहिए, उसके कारण एक क्वालिटी बेस्ड रिसर्च भी हो रहा है, इनोवेशन भी हो रहा है। आप तो उसको देख रहे हैं। ये जो है अभी शुरुआत ही है। अभी क्या है, आपको सारे यूनिवर्सिटीज़ में अभी यूजीसी के द्वारा सारे विश्वविद्यालय को बताया गया कि आप एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल बनाइए पहले। तो ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल बनाते हैं, वहाँ पर यही तय होता है कि हम एथिक्स बोर्ड, जो एथिक्स मतलब फिर जो प्लगेर जो कॉपी पेस्ट जैसे चलता था, ये सारे मुद्दा है, ये कॉपी पेस्ट हो, ये तो इसके लिए भी जो करना चाहिए था, ये प्लगेरिज्म को बंद किया गया। उसको प्लगेरिज्म कहते हैं कि एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पर हम डाल के उनको बता सकते हैं कि ये कहाँ से कॉपी हुआ है, ये कॉपी पेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, कि ओरिजिनल थिंकिंग, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है या नहीं है। अभी रिसर्च के लिए क्या है, पीएचडी के लिए हो या प्रोजेक्ट के लिए भी हो, इसके लिए क्या है कि एक मोटिवेशन की ज़रूरत होता है। जो गाइड बनते हैं, जो सुपरवाइजर बनते हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि हम किस तरह से फोकस करें रिसर्च। देखिए अब हमारे इर्द गिर्द यहाँ भी झारखंड में अब जहाँ भी देखिए एक समस्या ही दिखाई देगा कि ये एक रिसर्च एरिया है। अगर ये समस्या है, पानी का समस्या है यहाँ पर, तो पानी का समस्या आपको 100 साल पहले नहीं था, आज क्यों है? इसके लिए सपोज हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में जो वाटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, वहाँ पर भी ये इसको रिसर्च के तहत लिया जाता है। एनर्जी का भी क्राइसिस है, एनर्जी को लेके किया जाता है। ट्राइबल लिटरेसी, देखिए आप बताइए मुझे कि रिसर्च करने कितने ट्राइबल स्टूडेंट्स आते हैं और किस रिसर्च में करते हैं काम, ये भी एक रिसर्च का विषय है। अगर इसके ऊपर शोध होता है तो हमें पता चलता है कि नहीं ये ट्राइबल स्टूडेंट्स रिसर्च में क्यों नहीं आते हैं, इसको भी चाहिए। तो ये होता है कि एक आउटकम बेस्ड रिसर्च, आप रिसर्च कर रहे हैं, इनका आउटकम क्या, नतीजा क्या निकलने वाला है, इसका क्या है। तो हम कोई ऐसा नहीं कहें कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपको बने, आईपीआर बेस्ड रिसर्च बने, लेकिन आउटकम तो कुछ बने, जो आपने रिसर्च किया उसका क्या नतीजा निकला, जो सोसाइटी को फ़ायदा हो रहा है। सोसाइटी कहाँ, सोसाइटी में तो बहुत सारे मुद्दा है जिसको लेके आप रिसर्च कर पाएंगे, शोध करना चाहिए। तो इसके लिए सपोज रांची शहर में आपको ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, ट्रैफिक एडमिनिस्ट्रेशन या ट्रैफिक रेगुलेशन के बारे में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, ये पब्लिक पॉलिसी के ऊपर भी रिसर्च किया जा सकता है। तो इसके लिए हमको सोचना पड़ेगा कि हम रिसर्च किस दिशा में करें, कहाँ करें। छोटे से विषय हो, लेकिन ये विषय के शोध को, तो इसीलिए ये चिंतन का विषय होता है। तो चिंतन, ये अभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जो शोध के लिए यही बताया जाता है कि चिंतन कीजिए, आप थॉट लीडर्स चाहिए। अगर आपके पास चिंतन नहीं है तो आप शोध नहीं कर पाएंगे। तो चिंतन करना है कि समस्या को ढूंढो और समस्या का समाधान ढूंढो। समस्या अगर पता चले तो समस्या के समाधान के रास्ते ढूंढना पड़ता है। यही इनोवेशन होता है। छोटे से गांव में भी, पंचायत में भी जाइए, जहां पर भी जाइए, यही समस्या है। और समस्या को हम नहीं ढूंढते, नहीं कहीं और कुछ ढूंढ के फिर लिख देते हैं। तो ये है विद्यार्थी को बताना, काम नहीं हो पाता है। हाँ, ये इसी को अभी मोटिवेशन करके यही किया गया। देखिए ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बना है, इसमें सरकार का है 50,000 करोड़ रुपया, 50,000 करोड़। तो ये रुपया दिया गया कि एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा। तो इसमें नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है। तो इसमें क्या है कि ये एक अलग दिशा की रिसर्च के खिलाफ काम करेगा। अलग दिशा के मतलब, जब आप कहेंगे कि
IPR बेस्ड रिसर्च ज़्यादातर होगा इसमें। लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में भी जो रिसर्च हो रहा था, इसी रिसर्च को थोड़ा ओरिजिनल थिंकिंग, सो ओरिजिनल मतलब फिर हम जिसको कहते हैं कि हम अपनी सोच से क्या कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी से उधारी और बोरोड है इसके लिए हम इसको करें, कि हमारे यहाँ शोध की जो कमी है, यही शोध का कमी इसीलिए है कि हमको समस्या दिखते हैं लेकिन हम उनको रियलाइज़ नहीं करते कि समस्या और इसका समाधान ढूंढना एक हमारे लिए शोध है। इसीलिए जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, जो गाइड हैं, जो सुपरवाइजर्स हैं, इन्हीं को अगर गाइडलाइन मिले। देखिए ऐसा है कि पिछले दिन मैं भी एक नेशनल फेलो हूँ इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के। भारत सरकार ने 400 करोड़ रुपए दिए थे कि ये सोशल साइंस रिसर्च में आप समस्या ये शोध को बढ़ाएं। तो सोशल साइंस में समस्या जो है, इसमें से हम फिर 13 ऐसे विषय को चुने जहाँ पर कि इस विषय पर हम रिसर्च करें। एक प्रोजेक्ट से हम प्रपोजल सारे भारत वर्ष से, तो इसमें IITs भी आए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आए, सभी ने भी प्रोजेक्ट प्रपोजल डाले। लेकिन अभी कोरोना लेके कुछ धीमा हो गया है, लेकिन ये जो प्रयास शुरू हुआ है, देखिए आने के बाद ये सारे जो रिसर्च की बात हो रहा है, ये शुरू हो गया था। एक देखिए सामाजिक क्षेत्र में रिसर्च के लिए भारत सरकार ने 400 करोड़ रुपए ऐसे दिए थे और 100 करोड़ दिए थे कि उनको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए 500 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ था। और उस जो स्कीम का नाम था इम्प्रेस, तो इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च। तो वो इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च पे आप 11 अभी इस साल फिर हम 11 एरियाज को आइडेंटिफाई किए हैं। उस 11 एरिया में प्रपोजल्स फिर मंगा रहे हैं कि इस एरिया में रिसर्च किया जाएगा। पहले 13 था, फिर अभी 11, अभी ये 2 साल के बाद फिर 11 आइडेंटिफाई हुआ है। तो रिसर्च प्रपोजल को जो मंगाया जाता है उसका प्रोफॉर्मा बनाया गया कि इसका आउटकम क्या होगा, पहले ही हाइपोथेसिस बना के दीजिए, आप क्या सोचते हैं। तो बहुत अच्छे देखिए प्रपोजल्स रिसर्च का आ रहा है। इस तरह से कॉम्पिटिटिव वातावरण है जो कैंपस में, अभी ये वातावरण जो कहते हैं कि रिसर्च का कल्चर बने, रिसर्च का एक इकोसिस्टम बने, वो बनना शुरू हुआ है। अभी एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है कि मैं कैसे रिसर्च करूं। और देखिए विश्वविद्यालय को भी सोचना चाहिए। हम अपने विश्वविद्यालय में ऐसे किए हैं कि जो बेस्ट रिसर्च पेपर होता है, स्टूडेंट्स अगर जो पब्लिश करता है, ओरिजिनल थिंकिंग है उनका, तो ओरिजिनल थिंकिंग पेपर्स के लिए भी कंपटीशन है और रिवार्ड और अवार्ड भी ऐसे टीचर्स को भी दिया जाता है, स्टूडेंट्स को भी देते हैं। तो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बड़े बड़े विद्वान हैं, ऐसे साइंस में प्रोफेसर अग्रवाल को भी पता रहेगा शायद कि भटनागर अवार्डीज़ हैं और बहुत लर्नेड प्रोफेसर्स हैं, बड़े बड़े विद्वान जो उनके हैं, उनको हम बोले हैं अभी आके कि आप मेंटरिंग कीजिए। हमारे यंग फैकल्टी मेंबर्स हैं, बहुत अच्छे हैं, एमिनेंट नहीं है लेकिन ब्रिलियंट है। आप उनको थोड़ा सा मेंटरिंग करें, थोड़ा मेंटरिंग करें और उसके हिसाब से वो स्टूडेंट भी मेंटरिंग हो जाएगा। तो ये एक भी प्रयास हमारे यहाँ है। और बड़े बड़े देखिए हम IIT से भी डायरेक्टर हैं, बड़े बड़े विद्वानों को भी बुलाए यहाँ पर, तो इस तरह की ये गाइड करें कि किस दिशा में रिसर्च भी होना चाहिए। प्रदीप जी, एक डॉक्टर साहब ने कहा है कि रिसर्च का जो इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, ये रिसर्च का जो इकोसिस्टम है ये थोड़ा आप लोग कवर करते हैं, इसको देखते भी हैं। तो रिसर्च का इकोसिस्टम क्या है और वो किस तरह हमारे यहाँ अब धीरे धीरे वो डेवलप हो रहा है? देखिए, अगर पिछले 8 सालों में देखें या उसके पहले की चीज़ों को देखें जी, तो निश्चित तौर पर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, और जैसा डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि जो इन्वायरमेंट बना है रिसर्च का, शोध का, इनोवेशन का, और आप कह रहे रिसर्च के इकोसिस्टम का, तो इकोसिस्टम जो है ये बड़ा व्यापक शब्द है। और ये इकोसिस्टम जो है वो पर्यावरण से लिया गया है। और बेस्ट जो इकोसिस्टम कहा जाता है कि जिस जंगल में टाइगर होता है वो बेस्ट इकोसिस्टम होता है उस जंगल का। तो अगर हम रिसर्च की बात करते हैं, शैक्षणिक क्षेत्र में शैक्षणिक क्षेत्र में अगर हमें टाइगर बनना, और हम मतलब सौभाग्य से कहें तो जो हमारा मेड इन इंडिया का जो लोगो है वो हमारा टाइगर है, इंडियन टाइगर, एशियन टाइगर जो है वो है। तो जैसे
अर्थ जिस प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र को अगर कोरिलेट करे एजुकेशन सिस्टम से, तो रिसर्च और इनोवेशन, रिसर्च इसलिए ज़रूरी है कि मैं एक वाक्य बताता हूँ भी। कुछ दिन पहले भारत सरकार की एक वरीय सचिव आई हुई थी यहाँ, तो उन्होंने जब देखा, उन्होंने कुछ केंद्रों का जब दौरा किया तो ये पाया कि यहाँ बच्चों में कुपोषण की समस्या बहुत ज़्यादा है जी। तो वो बहुत भौचक रह गई। और फिर उन्होंने पूछा कि जब हम तमाम प्रकार के कल्याणकारी योजनाएं ले रहे हैं, हम लगातार इंस्टीट्यूशनल जो है वो प्रेगनेंसी करा रहे हैं, हम लोगों तक पौष्टिक आहार पहुंचा रहे हैं, प्रोटीन युक्त आहार पहुंचा रहे हैं, फिर ये समस्या आखिरकार है क्यों? तो ये जो है वो चिंतन का विषय है। फिर उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को ये निर्देश दिया कि आप इसमें मदद ले लें, आप IIM के छात्रों की टीम बना लें, अलग अलग जगहों पे जाएं और उनको देखें, और एक इस प्रकार से आप एक पेपर तैयार करें कि आखिरकार इसमें गड़बड़ी कहाँ हो रही है, क्या हम पूरी तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। हम ऐसा मान करके चलें कि जो हमारे जो शैक्षणिक क्षेत्र है उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ी है आज के निश्चित तौर पर मैं मतलब आप अगर देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में लीडरशिप कौन कर रहा है आज के समय में। अगर आप गूगल देखें और जितने बड़े संस्थान देखें, विश्व स्तर पर जो बड़े संस्थान हैं, वहाँ भारत के ब्रेन हैं, हमारे संस्थानों से निकले हुए, हमारे IIT से निकले हुए, हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से निकले हुए जो बच्चे हैं, छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, वो निकल रहे हैं और वो वैश्विक स्तर पर काम कर रहे हैं। हाँ, कई सारी समस्याएं अवश्य हैं, जैसे रिसर्च के क्षेत्र में, इनोवेशन के क्षेत्र में काम जो था हमारे यहाँ अपेक्षाकृत कम हो रहा था। मैं ऐसा नहीं मानता कि काम नहीं हो रहा था, काम अपेक्षाकृत कम हो रहा था। कुछ काम जो थे वो ट्रेडिशनल हो रहे थे, और उसकी जो एक जो प्रतिस्पर्धी भाव जो विकसित हुआ है इस दौर में, प्रतिस्पर्धा तो बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ अगर हम ट्रेडिशनल कोई इनोवेशन कर देते हैं अगर, और उससे सोसाइटी को अगर फ़ायदा नहीं होता है, तो ये फ़ायदा जो है वो जिस आउटकम की बात डॉक्टर साहब कह रहे थे, उस आउटकम को लाना ज़रूरी है। अगर हमारे रिसर्च से सोसाइटी को फ़ायदा होता है, अगर एक समूह को फ़ायदा होता है, तब तो वो परिणामदायक है। तो इस तरह के रिसर्च को अगर आप देखें कि हाल के दिनों में कई सारे इस तरीके से कार्य हो रहे हैं सोसाइटीज़ में, और हर स्तर पर जो बच्चे कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस में कर रहे हैं, तो इसका आउटकम अगर आना आरंभ हो जाए तब ये माना जाएगा। और आगे आने वाले दिनों में ये जब 8 साल का प्रयास, देखिए ऐसा है, जब आउटकम, हाँ, मैं एक चीज़ सिर्फ यही ऐड करना चाहूँगा कि ये जो हम क्यों रिसर्च के ऊपर इतना ध्यान दे रहे हैं, इनोवेशन के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं, इसका ये एक देखिए, एक हम ज्ञान आधारित समाज और ज्ञान आधारित अर्थनीति बनाना चाहते हैं। जो आह्वान हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो दिया है कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है, देश को एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है एक समय सीमा के आधार पे, तो ये सारे मुद्दे जब आत्मनिर्भर बनाएंगे, आप कभी आत्मनिर्भर बनेंगे जब खुद अपने तैयार करेंगे चीज़ को। जब कोरोना के टाइम में अगर हम अपना वैक्सीन नहीं बनाते, हम अपना सारे जो PPE किट नहीं बनाते, अपने लिए सामान नहीं बनाते, तो उस टाइम तो उस दौरान तो एक गांव से दूसरे गांव को भी सामान नहीं आ पा रहा था। और दूसरे देश से हम देखिए, हमारे जो केमिकल्स अभी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में लगता है वो तो ज़्यादातर चाइना से हम ला रहे थे। तो अगर ये जो स्थिति बना था बीच में, तो हम तब दवा ही नहीं बन पाता, हमारा फार्मेसी जो इंडस्ट्री है वो भी बंद हो जाता। तो इसके लिए हमको आत्मनिर्भर बनना है। तो ये आत्मनिर्भर बनने के लिए अगर खुद ऊपर हम बनाएंगे नहीं तो बनाएंगे कैसे? जब हम रिसर्च नहीं करेंगे तब बनेंगे नहीं। तो सारा दुनिया, सारा विश्व अभी यही जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पेटेंट, कॉपीराइट, इसके ऊपर चलता है। तो इसके लिए पेटेंट को कैसे बढ़ाया जाएगा, कॉपीराइट हमारा कैसे रहे, हमारा यही चिंता दिशा में हमारी सरकार बढ़ रही है। धीरे धीरे प्रतिस्पर्धी भाव विकसित हुआ है और कई क्षेत्रों में हम आगे बढ़े हैं, तेजी से आगे बढ़े हैं। इनोवेशन, रिसर्च और इसका एक इकोसिस्टम विकसित हुआ है जी, और वो बहुत तेजी से विकसित हुआ है। तो इसको हम किस रूप में देख रहे हैं, हम किस रूप में इसको, जब कोई भी विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं तो जैसे डॉक्टर साहब देखते हैं,
वैसे आप भी देख रहे होंगे। जी जी, इसको देखिए, जो हम देख रहे हैं वो एक क्वालिटी कंट्रोल के तौर पे देख रहे हैं जी। एज एन इंस्पेक्टर हम देख रहे हैं। जब हम बात करते हैं रिसर्च की और इनोवेशन की, तो उसमें पेटेंट अपने आप आ जाता है, क्योंकि जब इनोवेशन है तो आज के टाइम में आपको पेटेंट कराना पड़ेगा। अब इसमें जैसे हमारा बासमती चावल है, यूएसए पेटेंट करा ले गया, हल्दी को पेटेंट कराने की उसकी तैयारी रही है। डॉक्टर साहब, ये तो हो ही रहा है। नहीं, मैं आप लेकिन मैं आ रहा हूँ, एक आप मुझे 1 मिनट दें। मेरा कहने का यही मतलब है कि जो अब हमारे अंदर जागरूकता आई है और अब हम अपने जितने भी रिसर्च हैं, इनोवेशन हैं, उनमें जो नियम अब सरकार की ओर से बने हैं, जैसे सर ने अभी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर के लिए कहा, जी। अब 2 पेपर पब्लिश होना नेशनल इंटरनेशनल पेपर में पीएचडी स्कॉलर के लिए वो कंपलसरी किया जा चुका है और उसकी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग हो रही है। और ये एज ए वीसी जितने कुलपति हैं, जितने उनके यहाँ डीन रिसर्च हैं, ये उनका दायित्व है कि अनिवार्य रूप से 2 पेपर पब्लिश हों। और जो जैसे सर ने भी बताया कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, उनको विश्वविद्यालय की तरफ से कुछ ना कुछ प्रोत्साहन राशि छात्र को भी और जो उनका गाइड है उसको भी मिले। और साथ ही अब जो नाक एक्रेडिटेशन है, जो अब विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से कराना ही है, उसमें इस समय पर पेटेंट के भी फैकल्टी कितने पेपर छाप रही है, उसका एक टीचिंग लर्निंग और रिसर्च का जो प्रोसेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर से भी ज़्यादा जो 80% मार्क्स हैं वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इनोवेशन और रिसर्च इन्हीं के हैं। तो अगर कोई संस्थान इनमें पिछड़ता है तो वो एक्रेडिटेशन नैक में नहीं ले पिछड़ पाएगा। जाएगा। और आगे चल के अगर एक्रेडिटेशन नहीं होगा तो उसका एडमिशन भी नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने क्वालिटी को, सरकार ने अनिवार्य रूप से एडमिशन यानी क्वांटिटी और क्वालिटी, उसको बिल्कुल पूरी तरह जोड़ दिया कि आप एडमिशन तभी ले पाएंगे जब आप एक मिनिमम क्वालिटी इंश्योर करेंगे। मतलब ये साफ साफ बिल्कुल साफ एक सिग्नल सारी यूनिवर्सिटी सरकार ने क्वालिटी के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता। बिल्कुल जीतू जी, बस सर इसमें एक पॉइंट और जरूर कहेंगे, चूंकि शिक्षा एक कॉन्करेंट विषय है, तो अब अनिवार्य रूप से जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई रूल अगर फ्रेम किया है, तो जब तक उसमें स्टेट भी उसी इच्छा शक्ति से, वो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, जब तक उसी इच्छा शक्ति से उसको फॉलो नहीं कराएगी, तो उसमें कहीं ना कहीं शिथिलता या और अधिक शक्ति उस पर निर्भर करेगी। जीतू जी, क्वालिटी पर किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। थोड़ा सा क्या होता था कि जैसे प्रदीप जी ने कहा कि काम तो पहले भी हो रहे थे और काम जब से देश हमारा आज़ाद हुआ है या आज़ादी से पहले भी विकास के कई काम हुए हैं, तो जो वर्तमान दौर चल रहा है उसमें 8 साल का जो ये कार्यकाल है, क्वालिटी पर किसी प्रकार की कोई समझौता नहीं करेंगे। और क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन, स्किल में भी क्वालिटी बेस, रिसर्च में भी क्वालिटी बेस, वीसी साहब ने भी कहा और अग्रवाल साहब ने भी कहा कि अगर क्वालिटी में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होता है तो नैक उसको रिजेक्ट कर देता है। तो क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन का क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो जिस मोटिव और जिस मिशन के साथ फ्रेम आउट हुआ है, ऑब्वियसली आप ये कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ ए सिंगल पर्सन, ये आउटकम है ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ पीपल। एक एजुकेशनिस्ट से लेकर के, पेरेंट्स से लेकर के, बच्चों से ओपिनियन लेकर के, एक रिसर्चर से ओपिनियन लेकर के, एक साइंटिस्ट से ओपिनियन लेकर के, और यहाँ बैठे हुए वीसीज से लेकर के बड़े बड़े लोगों का एक कंपोजिट ओपिनियन के साथ में, सो दैट इट विल बिकम द बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन पॉलिसी बने, इसके लिए माननीय मोदी जी ने किया है इसको जी। और आप देखें कि किसी भी कोई भी चीज़ को काम करने के लिए एक बार पॉलिसी मेकिंग होने के बाद में उसको परफॉर्म करने के लिए एजुकेट करना, उसके बाद परफॉर्म करना एंड हाउ टू ट्रांसफॉर्म, इसके लिए भी हर जगह मॉनिटरिंग, टाइम टू टाइम एक एक चीज़ को हम लोग सोचते हैं कि छोटे वर्कर्स हैं तो हमारे मॉनिटरिंग नहीं हो रहा, लेकिन आप समझते हैं कि यहाँ वीसीज जितने बैठे हुए सब लोग हैं, एक एक छोटी चीज़ों पर मॉनिटरिंग होता है कि ये किस तरह से चल रहा है, ये डेट कंप्लीशन का डेट इतना था, अब तक क्यों डिले हो रहा है। इवन कि आप पहले देखते थे कि कोई मेडिकल 4 और 5 ईयर्स में कंप्लीट करना था या डिले होता है, आज नहीं हो रहा है। उसी तरह से इंजीनियरिंग सेक्टर में या मैनेजमेंट, हर एजुकेशन में एक टाइम फ्रेम है और टाइम फ्रेम के अंदर वो कंप्लीशन भी करना है विथ गुड एजुकेशन करके उसके क्वालिटी
बेस्ट एजुकेशन कंप्लीट करना है। तो इसमें किसी भी तरह से कोई कंफ्यूजन नहीं है, नो कंप्रोमाइज करते हैं। आप हर चीज में देखेंगे मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ है जी। मोदी जी सिंगल ऐसे व्यक्ति हैं कि हर चीज पर पैनी नजर के साथ में मॉनिटरिंग करते हैं, सो दैट हर चीज में क्वालिटी निकले। आप किसी भी चीज में, सो दैट कि मैक्सिमम लोग आज अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार क्यों बनते हैं, जस्ट ड्यू टू लैकिंग ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, चाहे स्किल डेवलपमेंट की हो, चाहे छोटी छोटी एजुकेशन हो। आप किसी भी चीज़ में आज अगर ऐसे नहीं किए होते तो आज आपने कहा कि एक अच्छे लोग निकल करके वैश्विक स्तर पर जा करके अपनी आइडेंटिफिकेशन और इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। इसके पीछे ही कारण है कि हमने जो भी फ्रेम आउट किया है वो निश्चित रूप से क्वालिटी बेस्ट है, और क्वालिटी पर कोई कंप्रोमाइज हम नहीं कर रहे हैं, जिसका यही आउटपुट रिजल्ट निकल रहा है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। बहुत अच्छा। समयबद्ध और क्वालिटी, ये दोनों चीज़ इस दौर में बहुत महत्वपूर्ण देखने को मिलता है। शिक्षा के क्षेत्र में एक सबसे बड़ी बात क्या होती है कि राष्ट्र जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वैदिक ऋचाओं में भी राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ है। तो हमारा जो ये पूरा देश है, भारत है जी। और वो एकात्म भारत है, इस भाव को विकसित करने के लिए भी मुझे लगता है कि सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है। डॉक्टर साहब, इस पर सरकार का जो फोकस है, इसको थोड़ा सा उस पर प्रकाश। देखिए, दो चीज़ को मैं अभी यहाँ बताना चाहूँगा। जो जीतू जी ने बोले कि अभी जो शिक्षा की बात हो रहा है, जो क्वालिटी की बात कर रहे हैं, एक चीज़ को आप ध्यान में रखिए। एक कि जो परिवर्तन आ रहा है, देखिए जो जिस टाइप का नौकरी जो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था, एक एम्प्लॉयमेंट में भी चेंज हो गया है। अब जॉब प्रोफाइल को देखिए, जॉब प्रोफाइल एकदम परिवर्तन हो रहा है। जो 2 साल पहले जिस टाइप का आपको अकाउंटेंट की ज़रूरत होता था, आज की अकाउंटेंट अलग है। हाँ, वैसा नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी का ही है, टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन होता है, तो जॉब प्रोफाइल भी बदलता है। इसीलिए ये जो शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2 चीज़ पे ध्यान दिया गया। एक तो है, पहला जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। आप कॉम्पिटेंट हो, काबिलियत होना चाहिए। आप काबिलियत नहीं है आपके पास तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जो शिक्षा दिया जा रहा है और दिया जाने की कभी हो रहा है, इसके लिए जो नेशनल करिकुलम, हायर एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया गया, ये हुआ कि 1 साल आप अगर पढ़ रहे हैं, सर्टिफिकेट कोर्स आपको मिलेगा, लेकिन सर्टिफिकेट में जो कॉम्पिटेंसी लेवल होना चाहिए वो एक डिफाइंड है। इसको डिफाइन इसीलिए किया गया कि यही आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको 1 साल का पढ़ाई है तो आपके पास कॉम्पिटेंसी लेवल यही होना चाहिए। एक्सपेक्ट हम वही करते हैं, अगर वो हो जाए तो ठीक है। तो एक तो है कि आउटकम बेस्ड है और एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। ज़्यादातर आउटकम से ज़्यादा हमारे लिए भी ज़रूरी है कॉम्पिटेंसी, जो स्किल चाहिए, प्रोफेशनल स्किल चाहिए हर एक चीज़ के लिए। एक आप कहते हैं कि मैनेजमेंट करना, यहाँ स्टूडियो का भाई मैनेजमेंट करना एक स्किल है, यही स्किल है। तो कॉम्पिटेंसी लेवल वही होता है। अगर पढ़ाई किया, डिग्री लिया, लेकिन काम करो तो नहीं कर पाता। एक बीकॉम अकाउंटेंसी लेके 90% मार्क रखता है। जब हम एक बैलेंस शीट रखते हैं, उनके सामने बैंक का ये बैलेंस शीट है, आप इनको पढ़ के हमको समझाओ कि इसका मायने क्या होता है, तो वो पढ़ के समझाएगा, तब मुझे मालूम पड़ेगा कि ये ऑडिट रिपोर्ट भी पढ़ के हमको समझा सकता है, तो ठीक है, ये अकाउंट्स में जानता है, ठीक। तो इस तरह से कॉम्पिटेंसी बेस्ड को भी देखना चाहिए। दूसरे सवाल जो आपने पूछे कि देखिए, हम भारतवर्ष में अभी तक ठीक है बहुत अच्छे हम प्रशासक बनाए, मैनेजर्स बनाए, वैज्ञानिक बनाए, सभी बनाए। तो जो कुछ भी हो रहा है ये भी आप देख रहे हैं कि कहीं पर पोल भी धो जा रहे हैं, कहीं पर कोई किसी को खा रहा है। आई मीन जो प्रकार का करप्शन, जो जिस चीज़ की जो कमियां हमको दिख रहा है कि पैसा जाता है और लोगों के पास पहुंचता नहीं है। ये जो स्वभाव है भारतवर्ष में, जो स्वभाव होना चाहिए, भारतीयता जो स्वभाव है, वो स्वभाव है कि आपका कैरेक्टर क्या है, आप सोचते कैसे हैं देश के बारे में, समाज के बारे में। समाज तो आपके भाई बंधु सभी हैं। तो आपके लिए जिम्मेदारी जो है, आप जिम्मेदारी से भी हटके आप बहुत एफिशिएंट, बहुत कैपेसियस है। आपने शिक्षा व्यवस्था इस तरह आपको बनाया, लेकिन आप जब एक रास्ता बनाते हैं, वो रास्ता 2 साल में खराब हो जाता है। एक पोल बनाते हैं, जो ब्रिज बनाते हैं, वो ब्रिज भी टूट जाता है। आप तो नैतिक मूल्य
कहीं ना कहीं वही नहीं है। हाँ। हर टाइम रास्ता तोड़ के निकल जाने की भी रास्ता निकलता है। जो चीज़ हमने Shortcut पिछले दिन, हाँ शॉर्टकट नहीं, सिर्फ तोड़ने का मतलब है कि कैसे हम इनको घुमाएं और कैसे फिर हमारा ही फायदा हो, देश का फायदा हो ना हो, समाज कल्याण हो ना हो, लोगों का कल्याण हो ना हो, ये सोच हमारा नहीं होता है। हर एक क्षेत्र में हम इसको महसूस करते हैं। डॉक्टर साहब, इस मतलब जो ये कालखंड हमारा जो जी, शिक्षा जी, का चल जी, रहा है, जी। या नई शिक्षा नीति जी, आई है, जी। या कहने से ही राष्ट्रीय जी, शिक्षा नीति जिसको, जी। तो इसमें इसका भाव है। देखिए, मेरा तो एक कहना है कि जब तक एक स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर नहीं होता है, आपको डर नहीं होता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं ईश्वर से मुझे डर है कि इसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर आए। मैं पढ़ता हूँ, रामायण भी पढ़ा है मैंने, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन अपने ऊपर ये जो है मैं करना नहीं चाहता। मैं जानता हूँ, मैं पढ़ा हूँ, लेकिन मैं करता कुछ अलग हूँ। तो अभी के जो दौर की जो शिक्षा नीति आई यही है, बात। इसमें कहीं ना कहीं ये नैतिक, बिल्कुल यही भारतीयता है। जब आप सोचते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः जो कहते हैं, सभी लोगों के सुख के लिए आप काम करते हैं, सारे विश्व में कहीं पर भी आप जाइए, यही आपको दिखेगा नहीं कि सर्वे भवन्तु कहीं पर नहीं है, पहले तक मैं ही सुखी रहूं। तो ये कंसेप्ट कैसे आ गया हमारे यहाँ? प्रदीप जी, जो इस शिक्षा नीति में एक राष्ट्रीय भाव, मूल्य दो प्रकार के, मोटा मोटी ऐसे तो मूल्य कई हैं, बट हम दो प्रकार के मूल्य देखते हैं, एक राष्ट्रीय मूल्य है और एक सामाजिक दायित्व का जो मूल्य है वो। तो इस शिक्षा नीति में जो नई शिक्षा नीति आई है, उसमें कहीं ना कहीं ये मूल्य दोनों देखने को मिलता है। आपकी दृष्टि में वो? देखिए, ये तो बड़ा व्यापक जी। जो चर्चा है, मतलब इस पे बातें हो सकती हैं। भारतीयता, राष्ट्रीयता, और इसके पहले आपने एक भारत हाँ, की बात की, एकात्म की बात की, और सर का जो कहना था, उसका भाव ये था कि हम जो है वो चरित्र कैसे विकसित करें, कैरेक्टर कैसे विकसित करें। कैरेक्टर किसी फैक्ट्री में विकसित नहीं किया जा सकता, कैरेक्टर शिक्षक विकसित करते हैं। और दुर्भाग्य से कहें कि जब अपना देश आज़ाद हुआ और उसके बाद जो हम लोगों ने अडॉप्ट किया, खास करके एडुकेशन पॉलिसी के नाते, तो हमने क्लर्क्स तैयार कर लिए, और ये लोग कह के भी गए थे कि अंग्रेज जा रहे हैं, गोरे अंग्रेज, काले अंग्रेज, भूरे अंग्रेज जो है, और काले अंग्रेज जो है वो रह जाएंगे। और चरित्र, मतलब बहुत दुख होता है जब इस देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में भारत के टुकड़े होने के नारे लगाए जाते हैं। सर ने जो बात कही कि एक रोड बनता है वो 2 साल में, 5 साल में वो खराब हो जाता है। हम दो मिनट मैं इस विषय को लूँगा, चूँकि बहुत ये गंभीर विषय है, और इसकी गंभीरता को आप इस तरीके से समझें कि भारत के जो शैक्षणिक संस्थान थे, कितनों को ध्वस्त करने का प्रयास किया गया। जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय था, क्यों ध्वस्त किया गया? हमारे हमारे शैक्षणिक जो रीढ़ जो हमारी थी, वो सांस्कृतिक धरोहर थी, जो जहाँ विश्व से पढ़ाई करने के लिए बच्चे आते थे, और वो हमारी विरासत फिर से लौट रही है। आप हमारे देखें, हमारे इंस्टीट्यूशंस में आज दुनिया भर के बच्चे जो हैं वो हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं। एडुकेशन का एक बहुत बड़ा केंद्र जो है वो भारत बन रहा है। ये मतलब जो है वो विदेशी मुद्रा का भी एक बड़ा बन रहा है, और इससे भारत का जो गौरव बढ़ रहा है, भारत का जो सम्मान बढ़ रहा है, और जो बात हो रहा है, और ये जो चिंतन जो है वो इस दृष्टिकोण से है कि भारत आखिरकार श्रेष्ठ बनेगा कैसे, भारत जो है वो विश्व गुरु बनेगा कैसे, और उस विश्व गुरु बनने की प्रक्रिया में जो चिंतन है कि ये देश जो है वो हमारा है, और इस देश के लिए हमें अपना जो है वो समय भी देना है और अपना अंशदान भी करना है। तो ये प्रवृत्ति तभी विकसित होगी जब देश के प्रति हमारे मन में जिम्मेदारी का भाव आए, और हमारा चरित्र जो है वो उस तरीके से विकसित हो। हमने नैतिक जो शिक्षा थी, हमने उसको ख़त्म कर दिया। नैतिक शिक्षा, उसके क्लासेज जो हैं वो फिर से शुरू हो रहे हैं। जैसा सर ने कहा, आप अगर जाएंगे, पुराने जो मेडिकल कॉलेज बने हुए हैं, उनका स्लोगन जो है वो सर्वे भवन्तु सुखिनः है। मैंने एक लंदन के एक डॉक्टर साहब हैं, मैंने जब उनको ये स्लोगन भेजा तो उन्होंने उसको डिस्क्राइब करके भेजा, और उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया जो है वो इस सोच की तरफ कभी आती ही नहीं है। इस शिक्षा, जो वर्तमान शिक्षा है डॉक्टर साहब, उस शिक्षा में जो इस दौर की शिक्षा, जो नई दौर की शिक्षा, नया एजुकेशन पॉलिसी तो धीरे धीरे आ ही रहा है, वो कहीं धीरे धीरे वो दिख रहा है, लागू हो रहा है। तो
जो इस शिक्षा नीति में जो जैसे प्रदीप जी ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, माने दुनिया के सब जी, जी, जी। सुखी हो, सबका जो निरोग कल्याण हो, जी। सबका कल्याण हो, डॉक्टर साहब ने भी कहा। तो हमारे जो दो नैतिक मूल्य हैं, एक राष्ट्रीय नैतिक मूल्य है, हमारी जो राष्ट्रीय कुछ जिम्मेदारियां हैं, बिल्कुल और दूसरा जो है समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, जी, ये दो जिम्मेदारियां हमारे लिए, हम कलेक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, जी, डॉक्टर, जी, 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 बट जी। ये जो जिम्मेदारियां इस शिक्षा नीति में ये जिम्मेदारियां दिखती है क्या? बिल्कुल दिखती है सर। मैं जी। पहले आपने एक एकात्म भारत की बात कही थी, जी जो इस नई शिक्षा नीति की जो सबसे बड़ी बात है, इसमें सारी रीजनल लैंग्वेजेस को बराबर की वैल्यू है। वैल्यू हिंदी की है, कोई भाषा किसी पे थोपी नहीं जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी साहब ने खुद कहा है कि हर राजकीय भाषाओं में हमारे देश की मिट्टी की खुशबू है। तो जो एक सोच है वो एक आत्म भारत का दर्शन कराती है, जिसमें कहीं कोई अलगाववाद की बात नहीं आती, ना ही कोई भाषाओं का संघर्ष दिखाई देता है कि ये भाषा उसके ऊपर है। ना उन्होंने ये कहा इंग्लिश थोपी जाएगी, ना उन्होंने ये कहा इंग्लिश हटाई जाएगी। यानी कि बी वेयर एवर यू आर एंड कंफर्टेबल, हाँ, वो भाषा में ही दिखता है। हाँ, उनका एकात्म। मतलब है कि भाषा में संस्कृति है और उसका सम्मान किया है। दूसरी जो बात आपने कही है, जो एक जिम्मेदारी की और साथ साथ जो जॉब की बात कही है, इसमें मैं एक अपने जो हमारी भारतीय जो संस्कृति है जिससे कि ये शिक्षा नीति आई है, वो मैं जरूर कहना चाहूँगा कि विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्रताम पात्रताम न धनाप्नोति धनात् धर्मः तथा सुखम। तो उनका कहना है कि विद्या से आप पोलाइट हम्बल बनेंगे, और जब आप हम्बल बनेंगे, डाउन टू अर्थ होंगे, तब आप पात्र, जब आप सीखने के लिए जाएंगे, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम, तब आप में पात्रता आएगी। जब आप स्किलफुल होंगे तब आप में पात्रता आएगी। पात्रताम न धनाप्नोति, तब आपको धन मिलेगा, तब आप कैपेबल, जो आपने कहा कि हमें कमाना भी है तो हमें धन मिलेगा। धनात् धर्म, उस धन से फिर धर्म आएगा, यानी कि आप चैरिटी भी करें वन साइड, और एक साइड से आप पैसा कमा रहे हैं, ततः सुखम, तब आपको सुख मिलेगा। तो इसमें वो चीज़ें जो एक ये शिक्षा नीति में बिल्कुल, ये जो कहीं ना एक हमारी एंशियंट जो हमारी वैल्यूज़ हैं, इस बार हमने मोरल वैल्यूज़ के भी पेपर हैं, मेन हमारे जो सब्जेक्ट्स के वो पेपर हैं। इसके अलावा मल्टी डिसिप्लिनरी पेपर और हैं कि इंजीनियरिंग का बच्चा इतिहास, भारतीय संविधान पढ़ना चाहता है। और राष्ट्रीय एकता की एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसे संस्थान हैं, नाम नहीं लूँगा, जहाँ पर राष्ट्रगान नहीं हो पाता है किसी भी वजह से। हम उस बस एक सेकंड हम उस विषय में को, हमारा ये कहना है कि जब आप राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं, अनिवार्य रूप से जहाँ पर भी सरकारी मदद मिलती है, जिन संस्थानों को, शिक्षण संस्थानों को नहीं भी मिलती, अनिवार्य रूप से 15 अगस्त 26 जनवरी में वहाँ ध्वजारोहण होना ही चाहिए, राष्ट्रगान होना ही चाहिए, जिससे कि राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हो। और वो जो बात प्रदीप जी ने कही है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस तरह की सोच को कम से कम किया जा सके, मैं ये बात रखूंगा। जीतू जी, हम फिर राष्ट्र नैतिक जिम्मेवारी ये तो है ही, ये शिक्षा नीति का दो तीन चीज़ें छूट रही है जो नई शिक्षा नीति में है। इनोवेशन सेंटर विकसित करना, ये इसके लिए डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हाँ 13 पहले था, फिर उसका रिसर्च का हमने किया है। इनोवेशन सिस्टम भी कहीं कहीं विकसित हो रहे हैं, लैब। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो पहले भी मैंने कहा कि ये वैल्यू एडेड एजुकेशन पॉलिसी है, जिसमें शिक्षा को महत्व देते हुए, क्वालिटी को महत्व देते हुए, कह सकते हैं कि जिस प्रकार के नैतिक जिम्मेवारियों का राष्ट्र का जब बात करते हुए एक इनोवेटिव जो स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है हर क्षेत्र में। आप देखेंगे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ICR यहाँ झारखंड आया, इसी तरह से ऑल ओवर कंट्री में हर जगह हर फील्ड को चुस्त दुरुस्त करते हुए, वहाँ के कोई भी क्षेत्र में कोई नहीं कहे कि हम उससे हम रिसेसिव हैं या हम उसके ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन इज़ इक्वल, और उस हिसाब से चाहे मेडिकल की रिसर्च हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे एग्रीकल्चर का हो, चाहे मैनेजमेंट का हो, सभी क्षेत्र में देखेंगे इक्वली उनका फोकस है, सो दैट कि हर तरह से होलिस्टिक अप्रोच के साथ सभी जगह से लोग निकल करके आएँ और भारतीयता के भाव को लेकर के आएँ। हर समय हमारा मन में है कि नेशनल फर्स्ट एंड नेशन इज लास्ट, साविद्या विमुक्त। हाँ,
सा विद्या विमुक्त है। हाँ। बहुत अब हम लोग काफ़ी विषय पर चर्चा करे हैं जी। हम अब थोड़े समय में हम अपने दर्शकों को डॉक्टर साहब क्या संदेश देना चाहेंगे भविष्य का? भविष्य में यही बताएंगे कि आप समाज के प्रति अंगीकारबद्धता आपका रहे। आप हर एक समय में, जैसे बताए हम, कि मैं जो कर रहा हूँ, जो चिंतन मेरा है, राष्ट्र को समर्पित है, समाज को समर्पित है। जब परिवार के प्रति हमारा समर्पित भावना रहे तब समाज के प्रति रहेगा और राष्ट्र के प्रति रहेगा। तो ये समर्पण की भावना से अगर कुछ किया जाए, हमारा पढ़ाई भी, हमारा शोध, हमारा कार्यक्रम, हमारा कार्य हर एक चीज़ पे समर्पित भावना रहे तो देश को आगे लेने में, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में हमें कहीं कोई पाबंदी नहीं रही। प्रदीप जी, हमारे देश में जो शिक्षा के शिक्षक रहे हैं वो विष्णुगुप्त चाणक्य आदर्श हैं, तो हम चंद शब्दों में जो संदेश देना चाहेंगे अपने दर्शकों को। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो शिक्षकों का तो बहुत बड़ा योगदान है। कोई भी व्यक्ति जो यहाँ बैठा है, मैं भी खुद हूँ, तो गढ़ने वाले जो है वो शिक्षक होते हैं। और उच्च शिक्षा की तो हम बात करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आरंभिक शिक्षा जो है वही व्यक्ति के नींव का जो है वो निर्माण करती है। और आरंभिक शिक्षा पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। माता पिता और गुरु ये लगातार जो है वो उस तरीके से अपने बच्चों को प्रेरित करें कि वो राष्ट्र के बारे में जो सोचते हुए, और हर चीज़ का हमारे राष्ट्र पे, हमारे परिवार पे, चूँकि हमारा ये परिवार है और ये परिवार जो है ये राष्ट्र ही एक परिवार है। जैसा मोदी जी ने भी जो है वो लगातार कहते हैं कि हमारा परिवार जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, और हमारा राष्ट्र जो है वो बहुत बड़ा है। तो हम राष्ट्र चिंतन करते हुए जो है वो ये तो राष्ट्र चिंतन करते हुए हम लगातार इस दिशा में मनन करें, और शिक्षक जो हैं वो इसके लिए कैटलिस्ट का काम करें। डॉक्टर साहब, चंद शब्दों में साहब हम कहते हैं, अपनी संस्कृति में कहा गया, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो ना पाठिता। तो वही कहना चाहूँगा कि हर माँ बाप अपने बच्चों को, चाहे वो बालक हो चाहे बालिका हो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, जिससे कि जो साक्षरता दर है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। मेरा यही संदेश है। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मूल्यवान अपने बच्चों को बनाएं। देखिए, मेरा ये कहना है कि भारत को हम देख रहे हैं, लेकिन भारत के हर नागरिक का दायित्व बनता है, नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम भारत के लिए चिंता करें, और हम जो काम कर रहे हैं वो भारत के लिए कितना यूज़फुल हो सकता है, इसको मान करके हमारी आगे बढ़ना चाहिए। जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी 75 साल स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के माध्यम से कोई एक व्यक्ति को भी छोड़ नहीं रहे हैं, शहीद परिवार से लेकर सारे लोग को लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भारत को स्वतंत्र करने में सभी की अहम भूमिका रही है। तो उसी भाव के साथ हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है, देश सर्वोपरि है, यह मान करके सर्वश्रेष्ठ देने के काम करें। राष्ट्र सर्वोपरि है, शिक्षा में नैतिकता, नई शिक्षा नीति, रिसर्च बेस्ड एजुकेशन, नैक, क्वालिटी एजुकेशन, इन तमाम विषयों पर 8 साल में जो कार्य हुए हैं वो सचमुच में अभिनव कार्य हुए हैं, और प्रगति के कई मानदंड खड़े किए हैं। ऐसे विषय पर हम लोगों ने आज चर्चा की। आप तमाम पैनलिस्ट हमारे चर्चा में भाग लिए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही विषयों को, ज्वलंत विषयों को लेकर के आपके सामने में प्रस्तुत होते रहेंगे। तब तक के लिए हम अपनी टीम के साथ विदा लेते हैं। जोहार।